राधे राधे दोस्तों। आज हम रीतिकाल के विषय में बताएंगे। तो हिंदी साहित्य विद रीता के साथ आप ये रीतिकाल के विषय में जानेंगे। रीतिकाल का जो वर्ष है 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक है। मैंने बहुत सरल भाषा में इसे बनाने की कोशिश की हूँ। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे कला काल कहा है, जो इस काल के कवियों की विशिष्टता को पहले के कवियों से अलग दिखाता है। कहने का मतलब यहाँ के कवि जो विशिष्ट थे, एक खास पहचान थी इस कवियों में, जो कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। इस कारण उन्हें कला काल कहा जाता है। दूसरी ओर मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल नाम देते हैं। तो मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। साथ में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। तो ये तीनों चीज़ जो है एग्जाम में आते हैं कि किसने किस का रीतिकाल को कहा है, किसने जो अलंकृत काल कहा है, किसने श्रृंगार काल कहा है। तो ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे एक एक सेंटेंस देखेंगे तो आपको परीक्षा के तथ्य से बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो रीति का अर्थ होता है पद्धति। रीति का अर्थ क्या होता है? पद्धति। पद्धति होता है कि अब जो जैसे जैसे हम जिस तरीके के समय के अनुसार ढलते हैं, तो उसका उस समय का पद्धति जो है उसके अनुसार बनता है। तो रीति के समय में एक पद्धति था। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका, ये पांचों मिलके काव्य के अंगों का विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए, जिसमें काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को क्या कहा गया? रीतिकाल। यानी रीतिकाल का मतलब हो गया रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका। तो ये जो है रस अलंकार क्या होता है? रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका। तो ये काव्य के अंगों का जो है विवेचन करते हुए, लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया। यानी रीतिकाल में जो है रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका आती हैं। रीति ग्रंथ, रीति काव्य तथा अन्य परिविधियों के कवियों की रचना में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया। यानी कि इसमें श्रृंगार के रस की प्रधानता माना गया है। विशेष तौर पे जो है अलंकार भी है, गुण भी है, ध्वनि भी है, नायिका भी है। तो इसमें जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं रीति ग्रंथ के, तो उसमें श्रृंगार की अहम भूमिका है, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकार काल और कला काल भी कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि में इसमें बहुत ज़्यादा विशिष्टता पाया गया, तो इस काल को क्या कहते हैं? कला काल। यानी कि रीति काल को कला काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में केशवदास और चिंतामणि का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। केशवदास जी और चिंतामणि का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, लेकिन आमतौर से केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना गया। यानी रीतिकाल के कौन थे? प्रवर्तक, जन्मदाता जिसे कहा गया है। ये जन्मदाता हैं कौन से काल के? रीतिकाल के। और ये रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो सारे राज दरबारी थे। यानी राजा के साथ रह के दरबार में वो अपना काव्य की रचना और वहाँ के माहौल के अनुसार रचना करते थे। रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचना है। केशवदास, जिसने क्या क्या लिखा है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चिंतामणि जी जो लिखे हैं कवि कुल, कल्पतरु, और देव जी लिखे हैं भाव विलास, काव्य रसायन। बिहारी जी सतसई लिखे हैं। मतीराम रसराज, ललित ललाम लिखे हैं। भूषण शिवराज भूषण। घनानंद जी जो है सुजान हित, और पद्माकर जी जग विनोद और पदा भरण लिखे हैं। तो ये सारे कवियों ने अपने अपने रचना की है उस समय के रीतिकाल के समय। और ये परीक्षा में हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो बीए की परीक्षा, चाहे एमए की परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, वो सारे परीक्षा में ये रचना पूछे ही जाते हैं। ये 100% है कि रचना पूछे ही जाते हैं। तो कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा देखने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा।
इनमें से केशव बिहारी और घनानंद और भूषण को इस युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। यानी कि मेन जो कवि अगर माने तो केशव जी हो गए, बिहारी जी हो गए, घनानंद हो गए और भूषण को माना जाता है। रीतिकाल के कवियों को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। पहला रीति ग्रंथकार कवि या लक्षणबद्ध कवि या फिर रीतिबद्ध कवि, यानी तीनों एक ही हैं। रीति ग्रंथकार कवि कहें या लक्षणबद्ध कवि कहें या रीतिबद्ध कवि कहें। यानी कि इससे ये साबित होता है कि जिसमें लक्षण का हो, लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया हो या फिर काव्य सिद्धांत के लिए काव्य लिखा हो, तो उसे क्या कहेंगे? रीतिबद्ध कवि कहेंगे। तो एग्जाम में ये भी आता है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, कृपया बताइए। या फिर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहता है, 4-5 राइटर का नाम दिया रहेगा और उसमें ये बोला जाएगा कि आप कौन से कवियों से टिक मार्क कीजिए। तो केशवदास, मतीराम, देव, चिंतामणि, ये सारे जो हैं रीतिबद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं? ऐसे कवि जिन्हें रीत शास्त्र का ज्ञान है और वे रीति परंपरा का पालन करते हैं। यानी कि उस समय की रीति परंपरा क्या था, उस समय का माहौल क्या था, तो ये सारे चीज़ों का जो है उन्होंने रीति परंपरा का पालन किया या उस समय का ग्रंथ लिखा। तो बहुत सारे कवि जो सीधे रीति ग्रंथ ना लिखकर सीधे काव्य की रचना की, यानी कि उस समय के काव्य में क्या लक्षण थे, क्या उन्होंने क्या माहौल को देख के किस टाइप से राजाओं के दरबार में रहकर उन्होंने रचना की, तो वो सारे जो है काव्य की रचना की। तो उसमें जो है बिहारी लाल जी का नाम आता है रीति सिद्ध कवि में। रीति मुक्त कवि हैं ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना, स्वतंत्र काव्य की रचना की। यानी रीति परंपरा यानी कि मुक्तक कवि भी कहते हैं, रीति मुक्त कवि यानी कि रीति से मुक्त हो जाना, यानी स्वतंत्र हो जाना। तो ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना और स्वतंत्र काव्य की रचना की, उदाहरण घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो ये 3-4 जो है राइटर, ये क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। तो ये जो तीनों जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रीति ग्रंथकार कवि या रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि कौन से हैं और रीति मुक्त कवि कौन से हैं, ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम में सही क्वेश्चन कर पाएंगे। रीति काल में उक्त काव्य धाराओं के साथ साथ निम्नलिखित काव्य धाराएं भी विकसित होती है। तो काव्य धाराएं में क्या क्या है? तो 3 चीज़ विशेष है, नीति काव्य, भक्ति काव्य और वीर काव्य। यानी रीति काल में जो है ये 3 काव्य बहुत ज़्यादा विशिष्ट मायने रखता है। तो नीति काव्य, भक्ति काव्य और वीर काव्य। ये पूछ भी सकता है कि कौन सी काव्य धाराएं जो है रीति काल में जो है मायने रखती है, यानी विशिष्टता रखती है। तो नीति काव्य, भक्ति काव्य और वीर काव्य। रीति काल की परिस्थितियाँ क्या क्या है? तो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में वर्ष 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का समय रीति काल के नाम से जाना जाता है। यह काल समृद्धि और विलासिता का काल है, यानी कि इसमें जो है हर चीज़ का समृद्धि होना, कहने का मतलब धन दौलत की समृद्धि होना, विलासिता मतलब आराम की ज़िंदगी, कोई भी मेहनत वाला कार्य नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं, हमेशा विलासिता में ज़िंदगी जीना, आलस में जीना। श्रृंगार की अधिकता इस युग के जीवन साहित्य दोनों में स्पष्ट दिखती है। यानी कि उस समय की काव्य रचना के अनुसार श्रृंगार की बहुत ज़्यादा अधिकता है, श्रृंगार रस की अधिकता बहुत ज़्यादा है। कला वासना पूर्ति आकांक्षा, इच्छा या कामना को पूरा करने का साधन बनी। यानी कला वासना पूर्ति का मतलब हो गया आकांक्षा, जो भी इच्छा है हमारी, कामना को पूर्ण करने के लिए वो सारे साधन बनी। और वो भी किस आधार पे बनी? तो नारी का आधार, यानी कि नारी का आधार इसमें सबसे मुख्य है। कहा जा सकता है कि प्रेम क्रियाओं और नायक नायिका भेद का जो विभिन्नतापूर्वक चित्रण इस काल की कविता में मिलता है और वह तत्कालीन परिस्थितियों को दिखाता है। यानी कि नायक नायिका यानी प्रेम क्रिया, प्रेम रस, ये सारे चीज़ का जो चित्रण किया गया कौन से है? रीति काल में किया गया है। तो ये सारे परिस्थितियाँ उस समय के काल में दिखाई देती है। तो सबसे पहले आता है राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीति की दृष्टि से 200 साल का समय मुगल काल में शाहजहाँ से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक का समय, यानी कि हमारे देश में जब अंग्रेज आ गए उस समय तक का ये समय क्या कहलाता है? रीति काल कहलाता है।
जिस समय शाहजहाँ की सुंदर कला प्रियता का युग भी है, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत सारे गजब के सुंदर कला को उन्होंने दिखाने की कोशिश की, जैसे कि ताजमहल उन्होंने बनाया अपने मुमताज़ की याद में। उसी तरह से औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह हमदा शाह अब्दाली के कत्लेआम, यानी औरंगजेब, ये सब तो कट्टर धार्मिक कट्टरता थे। नृशंसता की घटना भी इसी काल में घटित हुई, यानी कि जो भी घटना घटित हुई तो ये सारे उस समय के रीति काल में ही। अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों का समय भी यही है। छोटे छोटे राज्य, सरदार सामंतों का इसी परेशानी में अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंख मूंद कर दरबारी विलासिता में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल की कहानी है। यानी कि शासकों की अधीनता, यानी कि अधीनता स्वीकार कर, यानी गुलामी का जीवन जीना। तो हम तो जानते हैं कि आधुनिक युग में हम गुलाम थे, हमारे अंग्रेजों के साथ जो है हमारा जीवन बहुत ही दयनीय था। इस काल के कवि इन विलासी राजवाड़ों के दरबारों में रहकर आश्रयदाताओं का मनोरंजन कर रहे थे। राजमहलों में नाच, रंग तथा मदिरा पान का ही बोलबाला था। यानी राजमहलों में नीति शास्त्र का होकर नहीं, नीति काव्य की धारा पर नहीं चल के राजमहलों में नाच गाना और विलासिता का जीवन था। सुरा सुराही और सुंदरी के राज में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता सिंगारिक कविता बनती गई। उसके बाद सेकेंड में है सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर पतन का युग रहा। यह सामंतवादी युग था। तो इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों, सरदार सामंतों का इस परेशानी में अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंख मूंद कर दरबारी विलासिता में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल की कहानी है। यानी अंग्रेजों को चुपचाप दास्ता स्वीकार करना इस काल की है, रीति काल के है। तो इस काल के कवि इन विलासी रजवाड़ों के दरबार में रहकर आश्रयदाताओं का मनोरंजन कर रहे थे। राजमहलों में नाच, रंग तथा मदिरा पान का ही बोलबाला था। सुरा सुराही और सुंदरी के राज्य में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता सिंगारी कविता बनती गई। यानी कि सिंगार में, विलासिता में ही यही जो है परिस्थितियां उस समय थी। तो ये पूछ सकता है, जैसे बीए का हो गया क्वेश्चन में, कि रीति काल में राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, उस पर जो है प्रकाश डालें। तो आप ये जो है छोटा सा इसका आंसर, सटीक आंसर आप लिख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और आसान भाषा में है, कोई भी बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। सेकेंड नंबर में है सामाजिक परिस्थितियां। तो सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर पतन का युग रहा। यह सामंतवादी युग था, जो सामंतवादी के अपने सभी दोषों से युक्त था। यानी कि सामंतवाद, यानी कि गुलामी में अपने आप को रखना, है ना। नीचे बढ़ के लोगों का राजा मात्र अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उनके लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए ही था। नारी को अपना संपत्ति मानकर उसका भोग उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। यानी नारी का मेन आधार मानकर यहाँ पे उसे भोगा जाता था। सुरा और सुंदरी राजा प्रजा के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। नैतिक मूल्यों का पूर्णता भाव था। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर इसका पूरा सिनारियो देखें तो हम कि लेडीज यानी औरत को जो है भोग विलासिता, औरत के ही भोग विलासिता में सभी निपुण थे। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, क्योंकि मेन जो राजा था वही उस विलासिता जिंदगी में भरा हुआ था, विलासिता जिंदगी में ही था। तो वो फिर उसके लिए तो टाइम ही नहीं था कि चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति के लिए कोई प्रबंध करे, या वहाँ आसपास के प्रजा में क्या हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ का बागडोर जो उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि वो खुद ही धर्मभ्रष्ट था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार, पाप में पलासाचार के केंद्र बन गए थे। यानी पापाचार हो गए थे, जहाँ भी केंद्र बने थे वो भ्रष्टाचार के ही कार्य होते थे। हिंदू धर्म के लोग अपने भगवान राम कृष्ण का अधिक श्रृंगार ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन को खोजने लगे थे। यानी भक्ति का अगर बात करें तो उस भक्ति को जो सही रूप से होता है, पारदर्शिता भक्ति होता है, वो इसमें नहीं था। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन की वास्तविकता से दूर हो गए। रूढ़िवादिता मतलब अंधकार में बढ़ जाना, यानी झूठी मूठी बातों पे विश्वास कर लेना, अंधविश्वास में रहना। कर्माचार का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया। इस प्रकार जो है ये आपका जो है सामाजिक परिस्थितियाँ के विषय में बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ के विषय में बताएं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। साहित्य और कला। साहित्य और कला में क्या हुआ, तो साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग काफ़ी समृद्ध रहा। ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य और संगीत कला का पोषण राजमहलों में हुआ।
संगीत शास्त्र पर कुछ प्रमाणिक ग्रंथ भी लिखे गए, यानी कि साहित्य और कला का जो दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा, काफ़ी उन्नत रहा। इस रीतिकाल में जो है गाना का, म्यूजिक का बहुत ज़्यादा अधिक उन्नति रहा, क्योंकि इस समय जो है संगीत कला जो है जोर पे था। राज दरबार में संगीत कला और नृत्य में, चित्रकला में, इस सब पे बहुत ज़्यादा जो है दिखाया गया। वहाँ के समय के अनुसार जो है उस शास्त्र पे, संगीत शास्त्र पे ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और वहाँ पे जो है विलासिता जीवन था राजाओं का, तो जाहिर सा बात है कि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं लोग जो है संगीत की उत्पत्ति होगी, क्योंकि विलासिता जीवन, नृत्य, रंगमंच होगा, तो फिर वहाँ पे जाहिर सा है कि विलासिता जिंदगी का प्रदर्शन होगा ही होगा। रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण, यानी रीतिकाल की प्रमुख विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। यहाँ काव्य विवेचना अधिक हुई है। कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्यों का अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथ अथवा रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कवि जो है उनका विशेष लक्षण ग्रंथ है, यानी संस्कृत से अनुकरण करके उन्होंने रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि रीति निरूपण इन कवियों को विशेष सफलता नहीं मिली। प्राय इन्होंने संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों और तत्वों का हिंदी पद में अनुवाद किया, यानी संस्कृत का जो भी लक्षण ग्रंथ में थे, जो भी काव्य थे, उन्होंने क्या किया? हिंदी पद में अनुवाद कर दिया। सेकेंड नंबर श्रृंगार चित्रण आया। रीतिकाल की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस काल की कविता में नारी केवल पुरुष के प्रेम का आधार बनकर रह गई, यानी नर नारी पुरुष में ही बंधे रह गए। राधा कृष्ण के प्रेम के सहारे नारी के अंगों की शोभा, हाव भाव, विलास, चेष्टाएं आदि में श्रृंगार का सुंदर और सफल चित्रण हुआ है। यानी कि यहाँ के नारी के अंग के हाव भाव और विलासिता जीवन को जो है ना असफल पूर्वक उकेरने का प्रयास किया है। श्रृंगार के आधार और उसे उभारने, उत्तेजित करने के बड़े ही सरल सुधारणों का निर्माण हुआ है। यानी विलासिता जिंदगी था, कला में निपुण था, श्रृंगार रस था, तो ये सब होना लाजमी था। वीर और भक्ति काव्य। रीतिकाल में अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं वीर और भक्ति के भी दर्शन होते हैं, यानी कि इसमें जो है वीर और भक्ति के भी लक्षण दिखाई देते हैं। भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीति काव्य इस युग की एक नई देन है। इस क्षेत्र में वृंद के नीति दोहे और गिरधर की कुंडलियाँ तथा दीनदयाल गिरी की अनुयुक्तियाँ उल्लेखनीय है। यानी कि नीति काव्य में किसकी क्या है? तो वृंद के नीति दोहे, वृंद के जो है नीति दोहे हैं, गिरधर की कुंडलियाँ हैं और दीनदयाल की गिरी के अनुयुक्तियाँ हैं। तो ये चीज़ नीति काव्य में महत्वपूर्ण है। प्रकृति चित्रण में क्या है? तो रीतिकाल में प्रकृति चित्रण उत्तेजित करने के लिए हुआ है। प्रकृति चित्रण मतलब हमारे जो आसपास पेड़ पौधे हैं, प्रकृति की जो सुंदर चित्रण किया गया है, उस चीज़ का यहाँ पे उत्तेजित किया गया है। स्वतंत्र आधार रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम रूप में ही हुआ है। इनके काव्य में प्रकृति का बिंबग्राही रूप नहीं मिलता, यानी कि उनकी जो प्रकृति का जो आदर्श पूर्वक जो चित्रण होता है वो नहीं मिलता। प्रकृति को उद्दीपन रूप, उत्तेजित करने वाला, उभारने वाला, मनोभाव को जागृत करने वाला, उत्तेजित करने वाला, ये सब चित्रण यहाँ पे दिखाई देते हैं। ब्रजभाषा का उत्कर्ष, उसका शुरुआत क्या है? तो यह काल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग रहा, यानी ब्रजभाषा बोला जाता रहा है। भाषा में वर्ण, मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत आदि का पूरा निर्वाह किया गया। यानी भाषाओं पे, वहाँ के शब्द संगीतों पे ध्यान दिया गया। भाषा की मधुरता के कारण मुसलमान कवियों का भी इस ओर ध्यान गया। इसमें अवधी, बुंदेलखंडी, फारसी के शब्दों को मिला के और कवि ने अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के उन्हें काव्य की रचना की। उसके बाद नेक्स्ट है अलंकारिकता। रीति काव्य की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता है। इसका कारण राज दरबारों का विलासी वातावरण तथा जनसाधारण की रुचि थी, यानी कि वहाँ के राजा के भी रुचि विलासी वातावरण में रहना और वहाँ के प्रजा का भी वही जनसाधारण में रुचि थी। कवि को अपनी कविता भड़कीले रंगों में रंगनी पड़ती थी।
बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन बहुतों ने केवल उदाहरण ही लिखे, जबकि मन में लक्षण विद्यमान थे। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधन न रह के साध्य बन गए, यानी कि वह जो है बहुत ज़्यादा अति सवत बजते, यानी कि ज़्यादा होने पे भी वो चीज़ का जो है ना रस जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम चीनी पानी मिलाएं तो पानी का संख्या कम, चीनी का संख्या ज़्यादा हो जाए तो वो फिर पीने लायक नहीं रह जाता। उसी तरह यहाँ पे लागू होता है कि साधन न रह के सादे बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ। कभी कभी केवल अलंकार ही से अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि द्वारा बताया जाने वाला अर्थ उसी चमत्कार में खो जाता है। यह दोष रीतिकालीन काव्यों में प्रायः दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन जो भी काव्य हैं उसमें ये दोष क्या है दिखाई देता, अलंकार, कहीं अलंकार स्पष्ट दिखाई देता है। केसों को इस कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उसके बाद जो है काव्य रूप है। रीतिकाल में मुक्त काव्य रूप को प्रधानता मिली। राजाओं की काम कीड़ा और काम वासना को तेजित करने, उनकी मानसिक थकान को दूर करने के लिए रति बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो इस कारण जो है कविता का आश्रय लिया गया, मुक्तक ही रही। अतः इस काल में कवित्व और सवैयों की प्रधानता यानी प्रशंसा की बहुत ज़्यादा प्रधानता रही। कवित्व का प्रयोग वीर और श्रृंगार रसों में तथा सवैयों का श्रृंगार रस में हुआ। मतलब प्रशंसा का बहुत ज़्यादा उपयोग, वीर का प्रयोग रसों में, ये सब हुआ। फिर दोहा छंद का सीमित शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की कला को विकसित किया गया। तो बिहारी ने दोहा का जो छंद था वो सीमित भाषा में ही उन्होंने विकसित किया। काव्यांगों के लक्षण प्राय दोहों में ही देखे जाते हैं और कवि के उदाहरण भी दोहों में दिए गए। कुछ अच्छे प्रबंध काव्य लिखे गए, तो बिहारी जैसे जो रचनाकार हैं उन्होंने जो है बहुत अच्छे प्रबंध काव्य भी लिखे, जैसे गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, पद्माकर जी का हिम्मत बहादुर बिरुदावली, लाल कवि का छत्र प्रकाश। तो ये सारे जो अच्छे प्रबंध काव्य लिखे गए और इसकी जो है उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी जन्म तिथि के बारे में पता नहीं चल पाया है। वे ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य हैं। संस्कृत के आचार्य होने के कारण उन्होंने अपने काव्य में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया, जिसका उन्हें शब्दों का भूत या कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास की प्रमाणिक रचनाएं रचनाक्रम के अनुसार ये हैं, तो कौन से हैं? रसिक प्रिया 1561 ईस्वी में, कवि प्रिया और रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में, नौसिख, छंदमाला, विज्ञान गीता आदि। तो ये सारे रचना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे रीतिकाल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और रीतिकाल की विशेषताएं सब कुछ लिखने पे या आप इसे भी वहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपको नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। रत्नावली का रचनाकाल अज्ञात है, पर यह उनकी सर्वप्रथम रचना है। केशव दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवि की भांति उन्हें भी आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया है। और वीर सिंह दिन चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ही ऐसी रचना, यानी कि जो भी राज दरबार में थे तो राजा की प्रधानता थी, इसलिए राजा के विषय में ही उन्होंने यशगान किया है। केशव का दूसरा रूप आचार्य का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण और ग्रंथों का अनुवाद किया। उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की, यानी कि रसिक प्रिया के विषय में जो है कवि प्रिया केशव जी ने है रचना की है और उनके स्वरूप में कविताओं में ढालने की प्रयास किया है। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव कवि पहले थे, कवि बाद में हुए। अंततः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है, यानी कि भक्ति से ज़्यादा उन्होंने काव्य चमत्कार के विषय में अपने भावनाओं को लिखा और बताया। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। केशवदास की भाषा बुंदेलखंडी मिली हुई ब्रजभाषा, यानी केशवदास की भाषा ब्रजभाषा, उन्होंने वैराग्य से यानी कि जीवन से मुक्त होकर अलग जीवन जीना, जो किसी से मतलब नहीं हो, जिसमें स्त्री की प्रधानता ना हो, तो वो वैराग्य जीवन उन्होंने भावनाओं को उसमें व्यक्त किया है। बिहारी लाल हैं, तो बिहारी लाल रीतिकाल के जो सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। बिहारी का जन्म अनुमतः सन 1600 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नाम के एक गांव में हुआ था। वे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। उनकी एक कथा है कि राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतना डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री लोग इनसे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ करने की शक्ति किसी में ना थी, क्योंकि वो राजा थे।
बिहारी लाल ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा के पास पहुंचाया, यानी कि दोहा के द्वारा उन्होंने राजा के मन को जो है मोह लिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवा। यानी कि आप अगर इसमें अपनी पत्नी में चिंतित रहेंगे, मोह बस बंधे रहेंगे, तो आपका विकास नहीं होगा, वो समय नहीं आएगा, और फिर जो है आगे कौन आपका साथ देगा। इस दोहे पर राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे अपने रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर अपना पुनः राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी लाल की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी लाल से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर एक असरफी देने का वचन दिया, क्योंकि बिहारी लाल के जो दोहे थे ना, वो प्रभावपूर्ण थे। वो जो है राजा के जीवन पर अमिट छाप छोड़ दिया। जो उन्होंने हमेशा जो है अपनी पत्नी में डूबे रहते थे, उन्होंने अपना जो ध्यान जो है राज दरबार की ओर लगाया। बिहारी लाल जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे और उन्हें पर्याप्त धन और यश मिला। सन 1663 में उनकी मृत्यु हो गई। बिहारी लाल ने 719 दोहे लिखे, जिसका संग्रह बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। बिहारी लाल की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। यानी कि बिहारी जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग, यानी कि वियोग हो जाना, कि दुख में ही अपने आप को समाहित कर लेना, किसी चीज़ से प्रेम से मुक्त हो जाना। संयोग पक्ष में बिहारी लाल ने हाव भाव अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखिए। कहने का मतलब कि बिहारी लाल के दोहों में जो है मार्मिकता का, दुखों का और वियोग का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखने को मिलता है। तो एक उदाहरण से ये बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भो हनु हंसे दैन कहे नतीजा। कहने का मतलब कि ये जो है दोहा में जो उदाहरण दिया गया है, और ये दोहा जो है ना हमेशा एग्जाम में आता है कि ये किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, बिहारी लाल जी ने लिखा है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद आता है घनानंद। घनानंद का जन्म सन 1689 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। वह ऋतुमुक्त काव्य के सबसे बड़े कवि हैं। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं सुजान नाम के एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी में अपमान कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई ने भी निराश और दुखी किया। वे चुपचाप वृंदावन चले गए और निर्माक संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए। अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। कहने का मतलब कि उन्होंने जो है जिंदगी से निराश होकर, दुखी होकर उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। घनानंद मूलतः प्रेम पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। जो अब रचनाएं मिलती है उनके नाम है सुजान हित, प्रेम सरोवर, गोकुल विनोद, उसके बाद जो है प्रिय प्रसाद, प्रेम पत्रिका। तो ये सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है घनानंद के। घनानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित है। घनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्त और सवैये मिलते हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजानहित है। यानी घनानंद की लोकप्रिय रचना कौन सी है? सुजानहित, जिसमें कि 407 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कांड, निबंध, रसकेली वली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं आप अपना देख लेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगी दोस्तों। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल की यही प्रमुख भाषा थी। इनकी ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली, यानी कि कौन सी भाषा थी घनानंद की? ब्रज भाषा अरबी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के शब्दों से समृद्ध है। उन्होंने सरल, सहज, लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण भाषाओं का प्रयोग किया है। घनानंद लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य को चार चांद लगा दिए हैं। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज ढंग से किया है। यानी कि लिमिट के अनुसार उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया। उन्होंने काव्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास जो भी अलंकार का प्रयोग है बहुलता के साथ किया है। तो आई थिंक आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने रीतिकाल के विषय में सारे जो है कंटेंट जो है एक जगह एकत्रित करके मैंने बहुत सरल भाषा में बनाया है और परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।